हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राठौर कॉम्बिनेशन में। आज लाए हैं हम फिर आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो जिसमें हम बताएंगे आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलो हम चलते हैं अब अपने टॉपिक की ओर, जिसमें हम जानेंगे दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व के महत्वपूर्ण प्रश्न। सो लेट्स गो। अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। तो आज का हमारा सुविचार है कि जिस तरह बिना पतझड़ के पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह बिना संघर्ष और मेहनत के सफलता हमारे पास नहीं आती है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रथम प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि आप दक्षिण एशिया से क्या समझते हैं। तो दक्षिण एशिया से अभिप्राय एशिया के उन 7 देशों से है जो एशिया के दक्षिण भाग में स्थित हैं। दक्षिण एशिया विश्व का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें शामिल देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और इसमें अफ़गानिस्तान और म्यांमार भी शामिल हो गए हैं। और हम जब इन देशों की बात करते हैं तब हम दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न है कि एशिया की भौगोलिक पहचान का वर्णन कीजिए। इसमें हमें एशिया की भौगोलिक पहचान के बारे में बताना है। तो इसका उत्तर होगा दक्षिण एशिया के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी इसे महत्वपूर्ण भौगोलिक विशिष्टता प्रदान करती है। तो अब चलते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है कि दक्षिण एशिया की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। एशिया की राजनीतिक विशेषताएं बताइए। यह इन दोनों में से किसी भी तरह आ सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भारत और श्रीलंका में आज़ादी के बाद से लोकतंत्र रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कभी लोकतंत्र और कभी सैनिक शासन रहा है। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था और बाद में लोकतंत्र की बहाली हुई। तो हमें इसमें स्टेप बाय स्टेप देशों के बारे में बताना पड़ेगा। अब हमारा 4th पॉइंट होगा भूटान में राजतंत्र है। मालदीव सन 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, अब यहाँ लोकतंत्र है। दक्षिण एशिया के लोग लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संस्थाओं का वर्णन करते हैं। यानी दक्षिण एशियाई भाग में लोकतंत्र का अधिक बोलबाला है और वहाँ के लोग लोकतंत्र को बहुत महत्व देते हैं। अब हमारा चौथा प्रश्न है दक्षिण एशिया के देशों की मुख्य समस्याएं क्या हैं। इसमें हमें बताना है कि दक्षिण एशिया में जो देश हैं उनकी मुख्य समस्याएं क्या हैं। तो दक्षिण एशिया के देशों की समस्याएं निम्नलिखित हैं। दक्षिण एशिया का क्षेत्र संघर्ष वाला क्षेत्र है। दक्षिण एशिया के लोगों के बीच सीमा विवाद जैसे सियाचिन ग्लेशियर, जम्मू कश्मीर सीमा विवाद आदि। दक्षिण एशिया के देशों के बीच नदी जल विवाद जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र जल विवाद और सिंधु नदी जल विवाद। दक्षिण एशिया के कुछ देशों के बीच जातीय संघर्ष भी देखने को मिलता है। जैसे हमने पढ़ा है कि भारतीय मूल के तमिल और श्रीलंका के सिंगली लोगों में जातीय संघर्ष कितना लंबा चला था। दक्षिण एशिया एक संवेदनशील इलाका है। इसमें ऐसी हलचल प्राय सामान्य बात है। तो दक्षिण एशिया के देशों की मुख्य समस्याओं के बारे में हमने चर्चा की। अब चलते हैं हम अपने 5वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 5वां प्रश्न है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न रह पाने के पीछे क्या कारण है, अथवा पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन करें। यह प्रश्न इन दोनों में से
पूछा जा सकता है, तो आप प्रश्न देख के घबराएं ना, अपने आंसर पर कायम रहें। तो चलिए देखते हैं अब हम इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न रह पाने के कारण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ की राजनीति पर सेना, धर्मगुरुओं और भूस्वामी अभिजनों आदि का दबदबा व बोलबाला है। दूसरा पॉइंट, भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध रहने के कारण पाकिस्तान में सेना समर्थक समूह अधिक शक्तिशाली हैं। मीन्स पाकिस्तान में सेना अधिक शक्तिशाली है। यहाँ के राजनीतिक दल प्राय भ्रष्ट हैं। लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, वह लोकतंत्र का ध्यान नहीं रखते हैं और न ही लोगों को लेकर लोकतंत्र के प्रति कोई सम्मान है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन को चलाने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी प्राप्त नहीं है। प्राय पाकिस्तान में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त नहीं है लोकतंत्र को चलाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का सभी देश अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करके फिर उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम इसके लिए अमेरिका का उदाहरण भी ले कि कैसे प्राय उसने अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान में सैन्य शासन को बढ़ावा दिया। अमेरिका ने ही नहीं, पश्चिम के कई देशों ने पाकिस्तान में सैन्य शासन को हवा दी है और पाकिस्तान में सैन्य शासन के बोलबाले और दबदबे को बढ़ाया है। तो अब चलते हैं हम हमारे छठे प्रश्न की ओर। तो हमारा छठा प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादों के मुद्दों का वर्णन कीजिए। इसमें हमें बताना है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य किन मुद्दों को लेकर प्राय वाद विवाद बना रहता है। तो चलो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो भारत और पाकिस्तान में प्रारंभ से ही कई विवाद के मुद्दे रहे हैं, जैसे कश्मीर का मुद्दा। जैसे हमने जाना है कि 370 धारा अब कश्मीर से हट गई है, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी कश्मीर को लेकर शंका रहती है। ताशकंद युद्ध, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, इस दौरे पे वह जा रखे थे। सरक्रीक सीमा रेखा विवाद, गुजरात राज्य में कच्छ के रण में सरक्रीक सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद बने रहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर विवाद, भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ को लेकर भी तनातनी बनी रहती है। तीसरा विवाद हम लिख सकते हैं सिंधु नदी जल विवाद, यानी सिंधु नदी के जल को लेकर भी भारत और पाकिस्तान मतभेद और झगड़े जारी हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष के बारे में बताइए। इसमें हमें श्रीलंका के जातीय संघर्ष का वर्णन करना है, जिसमें हमें श्रीलंका में निहित दो जातियों के मध्य चल रहे वाद विवादों की व्याख्या करनी है। तो श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर हमारी टिप्पणी निम्न है। श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंगली समुदाय और अल्पसंख्यक तमिल के मध्य जातीय संघर्ष है। श्रीलंका में दो समुदाय रहते हैं, सिंगली समुदाय और तमिल समुदाय। तमिल भारतीय मूल के हैं और सिंगली श्रीलंका के मूल निवासी हैं। तो इन दोनों के मध्य वाद विवाद चलता रहा और श्रीलंका के सिंगली लोग भारतीय मूल के तमिलों के श्रीलंका में रहने के सख्त खिलाफ हैं। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय सिंगली लोग भारत से आकर बसे तमिलों के खिलाफ हैं। वे कहते हैं कि भारतीय मूल के तमिलों के साथ श्रीलंका में कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो तमिलों के प्रति सिंगलियों के इस उपेक्षा प्रति व्यवहार से उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई, जिसके परिणाम स्वरूप तमिल ईलम लिट्टे का 1983 में गठन हुआ तथा इसका सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष चल रहा है और इसने तमिलों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की है। लिट्टे का गठन हुआ और इसका सेना के साथ सशस्त्र विद्रोह
और संघर्ष भी चल रहा है, और यह हमारी बुक में एक कार्टून के तौर पर भी एक क्वेश्चन है। अब हमारा 8वां प्रश्न है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बावजूद आर्थिक और सैन्य क्षेत्रों में काफ़ी उन्नति हुई है, स्पष्ट कीजिए। इसमें हमें बताना है कि श्रीलंका में इतना जातीय संघर्ष होने के बावजूद भी उसने इतनी उन्नति कैसे कर ली है, इसके पीछे क्या कारण है, इनका वर्णन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इतने जातीय संघर्ष होने के बावजूद भी श्रीलंका की कुछ उपलब्धियों के बारे में। तो श्रीलंका ने बहुत से ऐसे काम दक्षिण एशिया में सर्वप्रथम किए हैं, जैसे श्रीलंका ने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर पर सर्वप्रथम नियंत्रण पाया था। दक्षिण एशिया के देशों में से सर्वप्रथम अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने वाला देश भी श्रीलंका ही है। तो दोस्तों, बस इतना ही नहीं, श्रीलंका ने कई काम ऐसे किए हैं जो जातीय संघर्ष होने के बावजूद भी उसने अपने विकास को रोका नहीं, वह लगातार अपनी तरक्की का रास्ता अपनाता गया। इतने जातीय संघर्ष होने के बावजूद भी उसने सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक वृद्धि की है, और इतने संघर्षों के बावजूद भी श्रीलंका में लोकतांत्रिक राज कायम रहा है। वहाँ पर पाकिस्तान की तरह बार बार सैन्य शासन और लोकतंत्र की बहाली जैसे कार्य नहीं हुए हैं। श्रीलंका में लोकतंत्र स्थायी ही रहा है, बिल्कुल भारत की तरह। तो दोस्तों, इन पॉइंट्स के अलावा आप और कारण व उपलब्धियां भी बता सकते हैं श्रीलंका की, जैसे इतने जातीय संघर्ष के बाद भी उसने लोकतंत्र को स्थायी बना रखा और अपने देश में शांति कायम रखी, तथा अपने देश को उसने बंटने नहीं दिया। ये श्रीलंका की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, जिनका वर्णन आप अपने उत्तर में कर सकते हैं। तो चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नेपाल में किस प्रकार राजतंत्र से लोकतंत्र की बहाली हुई। अब हमें इस नेपाल की समस्याओं का वर्णन करना है। तो हमारा उत्तर होगा, नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था और कई वर्षों तक सल्तनत रहा। राजनीतिक दलों और आम जनता द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग के बावजूद राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया। यानी जनता चाहती थी कि उनके देश में लोकतंत्र हो, लेकिन राजा ने सेना के दबदबे से वहाँ पर अपना नियंत्रण कर रखा था। थर्ड पॉइंट है, लेकिन लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया और 1990 में राजा को लोकतांत्रिक संविधान की मांग को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि लोगों ने अब हड़ताल और आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया था और वे राजा की चाल को समझ चुके थे। परंतु यह संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ और लोकतंत्र को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे यानी राजा द्वारा संविधान की मांग को स्वीकार कर लेने से नेपाल का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ, उसे और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे पहली, माओवादी ने 1990 के दशक में अपना प्रभाव जमाया तथा राजा के सैनिकों से माओवादी का खुला संघर्ष हुआ। सेकंड, इनके मध्य त्रिकोणीय संघर्ष जारी रहा। राजा, सैनिक और माओवादी तीनों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष जारी था। 2002 में संसद भंग कर दी गई। 2006 में देशव्यापी लोकतांत्रिक प्रदर्शन हुए। परिणाम स्वरूप राजा ज्ञानेंद्र प्रसाद, जो उस समय नेपाल पर राज कर रहे थे, को संसद बहाल कर 2008 में नेपाल में राजतंत्र को खत्म कर नेपाल को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करना पड़ा और 2015 में यहाँ नया संविधान भी अपनाया गया। तो यह था नेपाल में राजतंत्र से लोकतंत्र तक का सफ़र। अब हमारा 10वां प्रश्न है, मालदीव की राजनीतिक प्रणाली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब हमें बताना है कि मालदीव की राजनीतिक प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने उत्तर की ओर। तो हमारा उत्तर होगा, मालदीव
1968 तक सल्तनत हुआ करता था। 1968 में यह गणतंत्र बना और शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई। मालदीव में अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई थी, लेकिन 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में अपना एक मत से मतदान दिया था। मालदीव में एमडीपी पार्टी है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का देश के राजनीतिक मामलों में प्रभुत्व है। यही पार्टी मालदीव में अत्यधिक राजनीतिक से रिलेटेड निर्णय लेती है। तो अब हम जानेंगे 2005 के चुनावों के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ, क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दी गई। मालदीव में लोकतंत्र तो था, लेकिन 2005 के बाद इसे कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई। अब चुनाव में कोई भी दल अपनी मर्जी से खड़ा हो सकता है और चुनाव लड़ सकता है तथा मालदीव की राजनीति में अपना योगदान दे सकता है। अब हमारा 11वां प्रश्न है, पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, में असंतोष के क्या कारण थे? अब हमें बताना है कि पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष किन किन कारणों से भड़का था। लोग आंदोलन और हड़ताल क्यों करने लगे थे? यह तब की बात है जब पाकिस्तान दो भागों में बटा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तब पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान का ही एक भाग हुआ करता था और इसमें असंतोष के कारण प्राय निम्न है। इस पर पश्चिमी पाकिस्तान का प्रभुत्व था, इसकी बंगाली संस्कृति पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था तथा ज़बरदस्ती उर्दू भाषा और उर्दू संस्कृति पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान पर थोपी जा रही थी, जो कि यहाँ के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिससे लोगों में विरोध, आक्रोश और आंदोलन भड़क उठा और भारत ने भी इसमें पूर्वी पाकिस्तान का पूरा साथ दिया तथा पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने में इसकी मदद की। हमारा 12वां प्रश्न है, दक्षिण एशिया में सार्क की भूमिका को समझाइए। दक्षिण एशिया के देशों के मध्य हमें सार्क की भूमिका का वर्णन करना है कि कैसे सार्क ने दक्षिण एशिया के सदस्यों के मध्य सहयोग और व्यापार को बढ़ावा दिया। सार्क के बारे में हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था। जैसा कि हमने जाना कि सार्क एक समझौता था जो दक्षिण एशिया के देशों के मध्य हुआ था। सार्क से अभिप्राय साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। यह दक्षिण एशिया के मध्य आर्थिक स्थिति व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया एक संघ था और इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो सार्क का प्रथम उद्देश्य यह है कि वह दक्षिण एशिया के मध्य उपस्थित आतंकवादों की समाप्ति करे तथा व्यापार और विकास को बढ़ावा दे। उसका दूसरा उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन आदि के लिए विभिन्न देशों को सहायता प्रदान करना है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मुक्त व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना, जैसे प्रतिबंध, टैक्सेस, आयात निर्यात करों की समाप्ति। और चौथा, व्यापार एवं प्रशासनिक प्रतिबंधों को समाप्त करना और देश को उदार बनाना। तो अब हमारा 13वां प्रश्न, ऐसी दो मसलों के नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग और आपसी असहयोग है। हमें दो मसलों का वर्णन करना है जिनमें भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग भी है और असहयोग भी है, यानी कि मित्रता भी है और शत्रुता भी है। तो चलते हैं हम अपने उत्तर की ओर। तो हमारा उत्तर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग के मसले। पहले हम सहयोग के मसलों का वर्णन करेंगे। तो पहला सहयोग का मसला यह है कि बांग्लादेश भारत की पूर्व चलो की नीति का हिस्सा है। दूसरा, प्राकृतिक आपदा के पूर्व प्रबंधन तथा पर्यावरण के मामले में भारत और बांग्लादेश में परस्पर सहयोग रहता है। यानी प्राकृतिक आपदा
यदि किसी देश में प्राकृतिक आपदा आती है और उस देश को नुकसान पहुंचता है तो दोनों देश आपस में सहयोग करने को हमेशा तैयार रहते हैं। अब भारत और बांग्लादेश के मध्य असहयोग के मसले कौन कौन से हैं? तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र जल नदी बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच प्राय मतभेद हमेशा बना रहता है। भारत और बांग्लादेश से अवैध प्रवास से भी नाखुश है, यानी भारत बांग्लादेश से लोगों के अवैध हो रहे अप्रवास से भी काफ़ी नाखुश रहता है। अब हमारा अंतिम और 14वां प्रश्न है, साफ्टा और साप्टा का विस्तृत रूप बताएं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।